बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, जिसकी तरफ एक दिन हमें लौट कर जाना है, जिसके हुजूर हमें एक दिन ज़रूर पेश किया जाएगा, जहां हम नहीं बल्कि हमारे अमाल बोलेंगे। तो इस पाकिस्तान में आज 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अली अमीन गंडापुर की केपी असम्बली में तकरीर, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को पैगाम, हुकूमत के लिए क्या ऑप्शंस अली अमीन गंडापुर ने रखे हैं, और गवर्नर राज का शोशा छोड़ा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात की जा रही है। हुकूमत क्या पाबंदी लगाने में कामयाब होगी, और गवर्नर राज अगर लगाया गया तो इसके कितने भयानक नताइज जो हैं वो हुकूमत को भुगतना पड़ेंगे, पाकिस्तान को भुगतना पड़ेंगे। इसका भी हाल अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात और इन इख्तलाफात का हुकूमत किस तरह फ़ायदा उठा रही है, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर BBC की रिपोर्ट और पाकिस्तान के 2 सहाफ़ियों ने जिनका ताल्लुक हुकूमत के कबीले से है, उन्होंने अपनी ही हुकूमत और अपने ही प्यार करने वालों के खिलाफ एक चार्जशीट पेश की है। इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर अबसार आलम ने एक पॉडकास्ट में अपनी मेज़बान को क्या धमकी दी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। माजी में अबसार आलम जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात कर रहे थे, खुद क्या करते रहे, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज अली अमीन गंडापुर ने केपी असम्बली से खिताब किया, और यह खिताब पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक कहर बनकर नाजिल हुआ है। हुकूमत मुसलसल एक प्रोपेगेंडा कर रही है। डी चौक में जो कुछ हुआ, शहादतें दोनों तरफ से हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ज्यादा शहीद हुए। 12 के करीब अब तक की रिपोर्ट्स जो शेयर की गई तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो जनाजे उठाए गए, इन जनाजों की वीडियोस मौजूद हैं। जहां पर इनको दफन किया गया, उन कब्रिस्तानों के अंदर जनाजे ले जाए जा रहे हैं, वो वीडियोस भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो इन जनाजों में शामिल थे, जो क़यादत इन जनाजों के अंदर गई, वो वीडियोस भी मौजूद हैं। और फिर कुछ ऐसी वीडियोस जो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखा सकता, सोशल मीडिया पर खून में लथपथ लोग जो हैं वो इमरजेंसी में पड़े हुए थे, ज़मीन पर खून ही खून नज़र आ रहा था। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि कोई किसी को हमने नहीं मारा। अगर कोई ज़ख्मी है तो उसकी वीडियो सामने लाएं, अगर कोई मर गया, हमारा चैलेंज है हमें दिखाया जाए। और पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में बैठे हुए जितने भी अफलातून हैं, इन्होंने अपने ज़मीरों को पहले गिरवी रखा और अब ज़मीर भी ये बेच कर और कूच कर चुके हैं। इनके कलम बिक चुके हैं। ये सच आपको ना दिखाएंगे और ना ही लिखेंगे। पाकिस्तान की आवाम जो एहतजाज में शरीक नहीं थी, कम से कम इनका बाइकआउट तो कर सकती है। पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स का बाइकआउट होना चाहिए, इनके प्रोग्राम्स का बाइकआउट होना चाहिए। इनको देखना बंद कर दें ताकि इन्हें भी एक ये जो धचका है, मुआशी धचका लगे, पता चल सके कि पाकिस्तान में जब आप सच नहीं दिखाते तो अवाम आपको फिर इस तरह से भी जवाब दे सकती है। व्यूअर्स, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। अली अमीन गंडापुर की जो तकरीर थी, ये कुछ लोगों पर भारी पड़ी है। बाज़ लोग इस तकरीर के हवाले से ये कहते हैं कि शायद ये ताकतवर हलकों के लिए एक तनकीद थी, और इसका जवाब आएगा गवर्नर राज की शक्ल में, और एक संजीदगी से इसके ऊपर अब गौर व खौस जो है वो किया जा रहा है। अगर ये तकरीर ना भी होती ना, तो नून लीग ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह अपने इत्तेहादियों को मनाकर हम केपी के अंदर गवर्नर राज लगा दें। एक बात आपने याद रखनी है कि गवर्नर राज अगर लगता है तो फैसल करीम कुंडी, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उनके पास सारा कंट्रोल आ जाएगा। और फिर सारी की सारी जो चैलेंजेस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंट्रोल करने पड़ेंगे। यानी वो सूबा जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर आपने हुकूमत खत्म की तो फिर एक नया चैलेंज बन जाएगा। तो पीपल्स पार्टी क्या इस चैलेंज के लिए तैयार है? पीपल्स पार्टी क्या केपी की आवाम को उसका सामना करने के लिए तैयार है? क्योंकि ये वो आवाम थी जो केपी के से निकली, और उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर 2 दफा जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इमरान खान की रिहाई के लिए काफिले लेकर निकले। जस्ट इमेजिन करें कि अगर केपी से आवाम निकल कर वफाक में जा सकती है तो फिर वहां के गवर्नर राज का किस तरह से मुकाबला करेगी। तो पीपल्स पार्टी को एक दफा नहीं 1000 मरतबा सोचना है कि जितनी मर्जी आपको सपोर्ट आ जाए, क्या आप इस सूबे की सिक्योरिटी को और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को कंट्रोल करने की
صلاحیت رکھتے ہیں، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب عوامی ووٹ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس صرف طاقت ہی طاقت ہوگی، اور طاقت کے بلبوتے پر عوام کو فتح نہیں کیا جاتا، صرف محکوم بنایا جاتا ہے۔ آپ ان کے دل نہیں جیتتے بلکہ دل دکھاتے ہیں، جس طرح ڈی چوک میں پاکستان کی عوام اور کے پی کے کی عوام نے جس طرح سے قربانی دی ہے۔ پاکستان کی عوام کبھی بھی اس قربانی کو، کے پی کے کی قربانی کو، خیبر پختونخوا کے لوگوں کی اس قربانی کو کبھی نہیں بھولے گی، یاد رکھیے گا۔ اور اگر یہ بھول گئے نا تو ہم انہیں بھولنے نہیں دیں گے۔ جس طرح سے کے پی کے کی عوام نکل کر اسلام آباد میں آئی، قربانی دی اور پھر واپس جاتی ہے، اور ان کی اس قربانی کو کوئی ماننے کو تیار بھی نہیں ہے۔ ویورز، علی امین گنڈا پور کی اس تقریر کے کچھ نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس کی بنیاد پر اب یہ تمام فیصلے لینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ جو لیڈر بے گناہ جیل میں ہے، اس کی کال پر عوام کی اتنی بڑی تعداد فسطائیت گولیوں کے باوجود نکلی۔ چیلنج ہے کہ کوئی اور مارچ ایسا دکھا دے جو چور کی سزا وہ میری سزا، فیصلہ ساز ملک کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں جیسے پہلے لے جایا گیا، ملک ٹوٹ جاتا ہے۔ جب عوام کو آپ اس کا حق نہیں دیتے نا، گھر میں آپ کا ایک ملازم ہوتا ہے، آپ روز اسے ڈانٹنا شروع کر دینا، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بھی آپ کو جواب دینا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کو اور آپ کی نوکری کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ یہ تو پھر پاکستان کی عوام ہے جس کے اوپر آپ محکوم جس کو بنانا چاہتے ہیں۔ جسٹ امیجن کریں، اگر گولیاں احتجاج کے بدلے میں ملیں گی تو پھر آپ نے کون سی محبت پاکستان کی عوام کو دی؟ یہ نفرت میں کنورٹ ہو گئی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں ان طاقت والوں سے عوام محبت کرے گی، کبھی نہیں کرے گی۔ ان کے یہ زخم ہمیشہ تازہ رہیں گے، انہیں ہمیشہ اپنے بچوں کی چیخ و پکار سنائی دے گی، اور اس کی ذمہ دار یہ شہباز حکومت ہے۔ پاکستان کی عوام کو اور خاص طور پہ تحریک انصاف کو شہباز سے استعفے کے لیے مطالبہ کرنا چاہیے، شہباز گورنمنٹ سے استعفے کے لیے مطالبہ کرنا چاہیے، اور اب جب بھی تحریک چلے گی وہ شہباز کی حکومت، شہباز شریف کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے تحریک جو ہے اسے چلانا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور یہ بھی کہتے ہیں کہ بے شرم بغیرت کہتے ہیں کہ بھاگ گئے، میرے لوگ کیا دہشت گرد ہیں، میرا کارکن کوئی دہشت گرد ہے، تم گولیاں مارو اور وہ کھڑے رہیں، ہاں اب جب اسلحہ اٹھا کر آئیں گے پھر تمہیں بتائیں گے کہ بھاگتے ہیں یا بھگاتے ہیں، پھر تگڑے ہو جانا۔ دیکھیں، یہ کوئی باتیں ہم اس نقطے پر آ گئے جس کا خطرہ ہمیشہ سے تھا کہ جب گالی کا جواب گالی سے ملتا ہے، جب پتھر کا جواب پتھر سے دیا جائے، جب لاش کا جواب لاش سے دینے کی باری آ جاتی ہے نا، تو پھر ملک جو ہے یہ اس طرح کی باتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ نقطہ تھا اور یہی وہ خطرہ تھا جو ہمیشہ سے عمران خان جس کا ذکر کرتے رہے کہ اپنے لوگوں کو نفرت کی طرف مت دھکیلیں۔ ایک وزیرستان تھا، آج پورا ملک جو ہے وہ وزیرستان اگر بن گیا تو خدا نہ خواستہ ملک کے ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ ایک بلوچستان تھا، اگر پورا پاکستان بلوچستان بن گیا جہاں پر امن نہیں ہے تو پھر اس ملک کا کیا کیا جائے گا۔ اور یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے جو ہمیں روزانہ سٹاک ایکسچینج کے قصے سناتے ہیں، آج بھی یہ جو آپ کے اسٹیٹ بینک والے ہیں بھائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی 12 ارب ڈالر زر مبادلہ ہمارے پاس موجود ہے اور یہ بڑھ رہا ہے۔ اور انہوں نے ایک اور جھوٹ یہ بولا کہ پچھلے 2.5 برس سے ہم نے کوئی قرضہ نہیں لیا۔ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ آئی ایم ایف جو بار بار آتا ہے اور جو قسطیں آپ کو دے رہا ہے اور جو پیسے دیتا ہے، اور قوم کو کہا جاتا ہے کہ شکریہ آئی ایم ایف، قوم جو ہے وہ شکرانے کے نفل ادا کرے کہ ہمیں قرضہ دے دیا گیا۔ تو یہ قرضہ کس مد میں دیا گیا؟ یہ قرضہ تھا، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ آپ کا اسٹیٹ بینک کا جو روح رواں ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے پچھلے 2.5 برسوں میں قرض حاصل نہیں کیا، یعنی یہ سفید جھوٹ بولتے ہیں۔ اب ایک اور علی امین گنڈا پور نے بات کی کہ خان صاحب کی رہائی چاہیے ورنہ جو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہو گئے۔ تم سمجھتے ہو کہ گولیاں مارنے سے تمہیں سکون مل رہا ہے، احتجاج میں اپنے لوگ شامل کیے گئے، ریڈ زون تمہارے باپ کا ہے، مجھ پر اور بشرا بیوی پر قاتلانہ حملے ہوئے، سنائپر بٹھائے ہوئے تھے، ایسے برسٹ کشمیر میں مارے ہوئے تھے تو وہ آج آزاد ہو جاتا۔ اسلام آباد سے واپس جاتے ہوئے لگاتار گولیاں ماری گئی، رکاوٹیں ڈالی گئی، پختونخوا میں داخل ہونے کے بعد سے تعاقب کیا گیا، کون سے قانون کے تحت؟ پنجاب پولیس کی غیرت دیکھی ہوئی ہے، 100 سے زیادہ بندے پولیس کے ہم نے پکڑے تو پہلا نعرہ لگاتے ہیں کہ عمران خان زندہ باد، اسلحہ بارود پیسہ ہمارے پاس بھی ہے، ڈرو اس وقت سے جب ہم کہیں گولی کا جواب گولی سے ہے، تمہارے باپ میں جرت ہے تو لگاؤ گورنر راج، چیلنج کرتا ہوں کہ صوبے میں رہ گئے تو تم اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوگے۔ دیکھیں بہت سخت باتیں ابھی ہو رہی ہیں اور پاکستان اس سچویشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ خوف تھا، یہی وہ ڈر تھا جس کا ذکر عمران خان ہمیشہ کرتے رہے۔
अलीम इन गंडापुर ने एक तो जी एक वार्निंग जारी कर दी है, और फिर एक और भी बात उन्होंने कही कि डी चौक से सबसे आखिर में निकला, इमरान खान ने हुक्म दिया तो वजारत आला तो क्या असम्बली की रुकनीत ही छोड़ दूंगा। खिताब एक तरह से वार्निंग है, और अगर हुकूमत ने अब भी होश के नाखून ना लिए तो ऑब्वियसली इसकी कीमत जो है वो अदा करना पड़ेगी। अब पाकिस्तान के अंदर ना जी गवर्नर राज की बात हो रही है। मैंने इससे पहले भी कहा कि ये एक गलती होगी। केपी के हालात ऐसे नहीं हैं कि जहां पर गवर्नर राज लगाकर आप सूबे के अंदर अमन लेकर आएंगे। दो चीज़ों का आपका सामना आपको करना पड़ेगा। एक, वो जो वोट बैंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अगर आपने गवर्नर राज लगा दिया तो आपका मुकाबला एक मज़ाहमत से होगा। लोग खुश तो नहीं होंगे ना कि गवर्नर राज लगा दिया गया और ताकत के ज़रिए लोगों के जो जमहूरी हक को आपने दबा दिया, लोग उसका आपसे जवाब मांगेंगे। दूसरी चीज़, जो प्रोटेस्ट हैं वो पूरे केपी के अंदर फैल जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बगावत हो जाएगी, फिर जो अमन आमा की सूरत हाल है वो आपसे कंट्रोल नहीं होगी, आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप सूबे को मफलूज करके रख देंगे। और अगर आप बार बार कहें कि अमन नहीं आ रहा तो उसकी वजह आप फिर खुद होंगे। तो पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी को बार बार ये बात सोचनी है कि वो पीपल्स पार्टी जिसने वफाक के अंदर हुकूमत इसलिए नहीं ली, यानी इत्तेहादी या तो आप बन गए लेकिन आप मिनिस्ट्रीज नहीं लेते कि कहीं शहबाज शरीफ की कारकर्दगी और मुल्क के जो हालात हैं अगर ना चल सके तो इसका जिम्मा सारा हमारे ऊपर होगा। तो क्या पीपल्स पार्टी गवर्नर राज लगाकर, आप एपीसी बुला रहे हैं, गवर्नर राज लगाकर क्या ये खतरा मोल ले सकती है? ये सवाल है पीपल्स पार्टी वालों से। और मैंने दो लोगों से बात की है जी पीपल्स पार्टी के अंदर, और वो ये कहते हैं कि ये एक मुश्किल फैसला होगा और इसके ऊपर गौर खोज किया जा रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि गवर्नर राज लगाया जाए। और फिर उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बात बताई कि जो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल है मरकज़ में, हम हुकूमत इसलिए नहीं लेते कि अगर कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो हम आवाम के सामने किस मुंह से जाएंगे, और अगर हमने केपी के अंदर हुकूमत ले ली तो ये सारे का सारा जो नज़ला है वो हम पर गिरेगा और हमें इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी अदा करना पड़ेगी। बाज़ लोगों ने पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश की है कि आपका कौन सा यहाँ पे वोट बैंक है, आप आएँ हुकूमत करें और चले जाएं, और जब तक आपको हुकूमत में बैठाया जाएगा आप बैठे रहें। आपका वोट बैंक केपी के अंदर तो वैसे भी नहीं है, तो ये इसे एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी समझकर अपने वोट बैंक को बेहतर बनाने की तो आप कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आपने ये तरीका निकाल लिया ना वोट बैंक बनाने का, तो फिर आपको इमरान खान से हाथ जो है मिला लेना चाहिए। अब इस गार्डियन की एक रिपोर्ट है जिसमें हलाकतों की तस्दीक की गई, हुकूमत की तरफ से इसे निगेट नहीं किया गया और ना ही इस पर रिएक्शन दिया गया। हुकूमत मुकम्मल खामोश है, वो पाकिस्तान के सिर्फ सहाफ़ियों को उठा रही है, जिसमें शाकिर रहमान है, मतीउल्लाह जान के ऊपर एक मुकदमा बना दिया गया, इरफान सदीकी और राना साहब जो हैं, राना सनाउल्लाह, उन दोनों ने इस पर मजम्मत भी की है और वही कह रहे हैं कि जो काम हमारे साथ होता रहा आप इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, और इसके ऊपर वो अपनी आवाज़ जो है बुलंद कर रहे हैं। वैसे इसके साथ साथ बीबीसी की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दुनिया ने देख लिया, हुकूमत माने या ना माने, कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है। दुनिया में वो तमाम लोग जो हमारे दुश्मन भी हैं ना, वो भी पाकिस्तान के अंदर जो बर्बरियत हुई 26 नवंबर और जिस तरह से हालात को पाकिस्तान के अंदर ताकत के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश की गई, इस पर हमारा दुश्मन भी पाकिस्तान के हक़ में बात कर रहा है, अवाम के हक़ में बात कर रहा है, और जो ताकत में लोग बैठे हुए उनके खिलाफ बात हो रही है, और वो ये कहते हैं कि शायद ये रियासत के खिलाफ एक बगावत है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा कि कोई ऐसा कमरा नहीं था पिम्स अस्पताल में जहां भी लोगों को ले जाया गया उसका फर्श जो है वो खून में लथपथ था। एक एक बेड के ऊपर दो दो लोग जो हैं वो लेटे हुए थे, उनकी सर्जरी हो रही थी, और लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था, डॉक्टर्स को, कि किसको पकड़ें किसको छोड़ें, किसकी सर्जरी पहले की जाए। यानी एक अजीब सा क्यास था, और इस क़यामत के मंजर में लोग जो हैं वो आंसुओं के साथ सर्जरी कर रहे थे। बहुत सारी रिपोर्ट्स जी ऐसी आ गई हैं जिन्होंने डॉक्टर्स ने अपनी शनाख्त जाहिर ना करने की बुनियाद पर रिपोर्ट जो है वो किया कि क्या हालात थे, क्या मंजरनामा था। अब आपको क्या सबूत चाहिए? आप पकड़े ना बीबीसी के लोगों को, वो जो फरत है लड़की दुनिया टेलीविजन में हमारे साथ, हमारी बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टर थी इस्लामाबाद ब्यूरो में, तो पकड़े आप उसे, बीबीसी को सू करें, यहाँ पर सू करें कि तुम क्यों झूठी रिपोर्टें जो है वो छाप रहे हो। इससे पहले भी हम माजी के अंदर भी बीबीसी के हवाले से इनके बहुत सारे जो मामलात हैं वो देखते रहे कि हम उन्हें सू करेंगे, लेकिन क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो ये रिपोर्ट्स आप किस तरह से इनको झुटलाएंगे?
व्यूअर्स, बीबीसी ने तो जो कुछ लिखा, रेंजर्स तैनात हो गई, स्पेशल पुलिस आ गई है, ऊपर भी नीचे भी और जगह जगह तैनात कर दिया गया और लोगों की चेकिंग की जा रही, इनका अपना अमला आ गया और वार्ड बॉयज की शक्ल में इंटेलिजेंस के लोग वहां पर फिर रहे हैं। किसी को कैमरा ले जाने की अंदर इजाजत नहीं है और किसी के हाथ में अगर मोबाइल फोन ये देख लेते हैं तो उसको पकड़कर जो है वो गायब कर दिया जाता है। ये इस वक्त की सिचुएशन है वहां की। अब दो चीज़ें जी बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अलावा भी हुई हैं मतीउल्लाह जान के हवाले से, और बताया जाता है कि साकिब बशीर जो उनके साथ मौजूद थे, जिन्हें पिम्स अस्पताल के अमले ने उनके साथ ताउन नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया जिससे ये तस्दीक हुई कि हलाकतें हुई। और अब मजीद वीडियो सबूत भी सामने एक एक करके आ रहे हैं। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है। एक तो हामिद मीर साहब का जो बयान आया, मैं हामिद मीर की एक वीडियो देख रहा था और आज ऑब्वियसली कोई भी पाकिस्तानी इनकी वीडियोज़ और इनके बयान को सुनेगा तो उनके दिल में इनकी जो इज्जत है वो बढ़ेगी। एक तो हामिद मीर साहब जब शेलिंग हो रही थी तो ये रोड पर हमें नजर आए, लोग इन्हें पीटीआई वाले जो वो पानी दे रहे थे कि सर आप अपनी आंखों में जो है इसको डालें और ये इसका जो असर है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे लोग गोलियां कैसे बरसा सकते हैं? हामिद मीर ने इन हालात के बावजूद उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया, बहुत सारा हिस्सा जो है उसको नहीं चलाया गया, बहुत सारा चल गया है। एंड हामिद मीर वॉज ऑन द ग्राउंड। अगर हामिद मीर बैरूत में जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं तो उन्होंने ऑब्वियसली अपनी जो सहाफ़ती जो जिम्मेदारियां थी उसको निभाते हुए डी चौक में भी रिपोर्टिंग की। और वो ये कहते हैं कि गोलियां चली, जो रियासत, ये इनके अल्फाज हैं कि जो हुकूमत मतीउल्लाह जान की सहाफ़त से इतनी डरी हुई है तो आप सोच भी नहीं सकते कि इमरान खान उनके लिए कितना डरावना ख्वाब बन चुका है। खान साहब को किन हालात में जेल में रखा गया? अगर यहाँ पर मतीउल्लाह जान को उठा लिया जाता है, साकिब बशीर को उठा लिया जाता है, शाकिर रेवान को एक ट्वीट करने पर उठा लिया जाता है, तो जस्ट इमेजिन करें कि इमरान खान 24 घंटे हमारे सामने, क्या पिछले एक बरस से वो पाकिस्तान की अवाम के सामने नहीं आए, उन्हें किन हालात में रखा गया होगा, वो रोज़ाना किस किस्म की धमकियों का सामना करते होंगे, किस किस्म की फस्तायत जेल में उनके साथ जो है वो बरती जाएगी। क्या पता उनके साथ जो है गैर इंसानी सलूक जो है वो किया जा रहा हो और वो जानबूझकर यानी खामोश हो जाते हैं और अपने लोगों को नहीं बताते कि उनके साथ जेल में क्या कुछ किया जाता है। लीडर्स ऐसे ही होते हैं, आप 1 साल उन्हें रखें या 100 साल अंदर रख लें, पाकिस्तान में ताकतवर हलकों को ये यकीन हो गया है कि इमरान खान को जो हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं शायद अब ये इतना आसान नहीं होगा। व्यूअर्स, नजम सेठी साहब के साथ मैंने काफ़ी देर काम किया और नजम सेठी साहब की जो जर्नलिज्म है मैंने इसे बहुत करीब से देखा है। प्रोग्राम की तैयारी जो है कई कई घंटे बैठ के हम करते, लंदन से इनका ये शो चलता, एक दिन हम अंग्रेज़ी में और 3 दिन जो है वो प्रोग्राम हमारा उर्दू में होता। तो नजम सेठी साहब बहुत बड़े नाकिद रहे इमरान खान के दौर में, इन पर केस भी हुआ और मुझे वो भी याद है जब हाउस ऑफ शरीफ के लोग आकर यहाँ पे मुलाकातें होती रही और नजम सेठी साहब उनसे मिलते रहे। आपने एवन फील्ड जो हसन नवाज का दफ्तर है मार्बल आर्ट्स के ऊपर, वहाँ पे बहुत सारी नजम सेठी साहब की वीडियोस देखी हैं जिनमें ये मुलाकात करके निकल रहे हैं। तो नजम सेठी साहब के बारे में ख़ास एक तासुर ये है कि ये हाउस ऑफ शरीफ के लिए ख़ास जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और इनके तज्जियों में आपको ये चीज़ नज़र भी आएगी। उन्होंने एक बात कही है डी चौक के हवाले से, जब तलत हुसैन जो है वो आपको ये कहे कि इतने लोग मर गए, इतने लोग जो हैं वो शहीद हो चुके, इतने लोग ज़ख्मी हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, और आखिरी जुमला उनका ये हो कि कुरम में ये सब कुछ हो रहा है और आप सुनना चाहते होंगे कि ये ब्लू एरिया में हो रहा है, कम अज़ कम उनसे बेहतर नजम सेठी साहब साबित हुए इस हद तक कि उन्होंने इस पूरे वाक़े की मज़म्मत किन अल्फाज में की। और वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि लाठी चार्ज और आंसू गैस से लोग नहीं भागते, जिस तरह से लोग भागे इससे वाज़ेह है कि कुछ सीरियस हो रहा था। मेरी जितने भी गैर मुल्की और पाकिस्तानी आज़ाद रिपोर्टर से बात हुई, इन सब ने कहा कि लाशें गिरी हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ना पानी ढूंढना चाहिए तलत हुसैन को और उसमें ना वो छलांग लगा दें कि एक छोटा सा जुमला कहते हुए आपका क्या जाता था। माएँ कब्रों पर बैठकर रो रही हैं जिनके बच्चे नहीं आएंगे। पिंडी का एक नौजवान 17 साल उसकी उम्र थी, उसका बाप वो पूरी कहानी आपको सुनाता है। वो कहता है कि आप ना 17 साल तक अपने बच्चे को बड़ा करते हैं
اس کی تعلیم، اس کے خراجات اٹھاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو آپ اس کے بارے میں خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کی بوڑھی ہڈیاں خواب کیا دیکھتی ہیں کہ یہ بڑا ہوگا، ہمارا سہارا بنے گا، ہمارے لیے جو ہے وہ کما کر لے کر آئے گا، چلیں اتنا ضرور کرے گا کہ ہمارے لیے جو کچھ بھی کرے ہمیں کام کرنے سے جو ہے وہ روکے گا اور ذمہ داریوں کا احساس کرے گا۔ یہ اس کی بات کرتے کرتے نا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب یقین کریں میرے پاس نہ الفاظ نہیں، میں اس واقعے کو رپورٹ بھی نہیں کر سکتا، میری آواز میرا جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی، لیکن یہاں پر بدبخت یہ کہتے ہیں، یہ سارے بدبخت ہیں، کہتے ہیں کہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ڈی چوک میں ہوئے لیکن یہ کرم میں ہو رہا ہے۔ سیاست کرنے سے تو باز آ جاؤ، تمہارے بچے تمہارے گھروں میں ہیں، جن کے بچے اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، ان کے حال پر رحم کرو، ان ماؤں کے آنسوؤں کو دیکھو، اس بوڑھے باپ کی جو سفید داڑھی تھی اس کے اوپر گرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ لو۔ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ سیاست ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں کا آپ کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، نہ آپ انہیں ٹیلی ویژن پر دیکھیں، نہ آپ ان کے پروگرامز کو سنیں، ان کے ناموں تک کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ان پر کبھی بات نہیں ہوگی جو اس وقت کسی کی پراکسی بن کر پاکستان کے اندر یہ پاکستان کی عوام کو تقسیم کر رہے ہیں کہ نہیں جی اتنے نہیں تھے اتنے تھے۔ بھائی اگر ایک بھی مر گیا تو ریاست اس کا جواب دے گی نا۔ یہاں پر ہمیں مثال دی جاتی ہے کہ ہم حضرت عمر کو فالو کرتے ہیں طرز حکمرانی میں، سر ان کا طرز حکمرانی نہیں تھا، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ اگر ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے گا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ یہاں پر تو ماؤں کے بیٹے جو ہیں وہ جدا ہو گئے۔ ویورز، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہادتیں ادھر سے ہوئی تو اس کے اوپر سیاست کی جائے۔ یہ پاکستانی مر رہا ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ طاقتور جو اقتدار کی راہداریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خبریں آپ کو کیا ملتی ہیں؟ ایک خبر آپ سے شیئر کرنی تھی، کیمبرج کی تصویر ہوتی ہے، ایک خوشی آپ سے شیئر کرنی تھی، ان کی شادیوں کو بھی ایک بڑا ایونٹ بنا کر ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے جنازوں کو بھی یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ غریب کی جو خوشی ہے اس کو انہوں نے کیا سمجھنا، ان کے جنازوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ تو خدا کے لیے یہ نفرت کی دیواروں کو گرا دیں اور پاکستان کا سوچیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 2 برس 3 برس 4 برس 5 برس یہ کیا ٹائم نہیں ٹلے گا؟ ٹل جائے گا۔ اور پھر جب آپ پر یہ خدا نہ خواستہ وقت آ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ویورز، بات کرتے کرتے obviously اس کی ایک قیمت ہے نا، ایک اس کا اثر ہے، اور پاکستان کی قوم اس کی قیمت ادا کر رہی ہے، اور جو اس وقت حالات ہیں تکلیف ہوتی ہے اسے بیان کرتے ہوئے بھی۔ اگلی ویڈیو میں پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ مشال یوسف زئی کو جی ہٹا دیا گیا ہے، اور میری تحریک انصاف کے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اس چیپٹر کو اب کلوز کر کے آئندہ کے لائے عمل پر بات کریں۔ بشرا بی بی ورسز علی امین گنڈا پور یا علی امین گنڈا پور ورسز ریسٹ آف دا فیملی، یہ چیپٹر اب کلوز ہو جانا چاہیے، چونکہ وہ لوگ آپ کو لڑانا چاہتے ہیں اور آپ لڑ رہے ہیں، اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو عمران خان کی رہائی، پاکستان تحریک انصاف کو یہ فالٹ لائنز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر آپ پورے تگڑے ہو کر دوبارہ سے عوام کو ان کا حق دلوائیں، آپس کی لڑائیوں سے باز آ جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا ویورز، اگلی ویڈیو میں آپ سے تفصیل سے بات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔